नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी के दिनांक 24 दिसंबर 2021 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स एंड साइंस पार्ट के गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कुल 22 शिफ्टों में अपर प्राइमरी पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 5वें शिफ्ट के गणित पार्ट का आप सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आप इसके सभी शिफ्टों के साथ साथ प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक मैथमेटिकल पैटर्न दिया गया है और इसको हल करके इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, इस वाली संख्या को देखिए और इस वाली संख्या को देखिए। ये वाली संख्या जो है, अगर इसमें मैं 30 से गुणा कर दूं, 30 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 30 तिहाई 90 तो वैसे हो जाएगा और 0.367 दिया गया, जब उसमें 30 से गुणा करेंगे तो लगभग 11 के बराबर आएगा, यानी कि 101 के आसपास आएगा। 101 दशमलव कुछ आएगा जो कि एग्जैक्ट इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये कितने बार में जा रहा है, 30 बार में। और 30 में जब 0.01 से गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.3। यहां तक क्लियर। अब देखिए, इससे मैं इसको काट रहा हूं, पहले दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव जब यहां से हटाएंगे तो यहां पर 39.6 हो जाएगा। अब 8 से मैं भाग दे रहा हूं तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचा 7 बचा, फिर 76 हो गया, दशमलव यहां लग गया 76, यानी कि 8 नवा 72, फिर उसके बाद से 4 बचा और 8 पच्चे 40। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, ये देखिए क्या हो जाएगा, 0.5 और 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 और 1 5, 5.25 इसका उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि इतना डिवाइडेड बाई एक्स बराबर इतना दिया गया है तो 2x + 5 पर घात जो है -1 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले इतने के बराबर इतना दिया गया तो पहले तो इसको सॉल्व करके हम लोग यहां से x का मान निकाल लेते हैं और x का मान इस वाले इक्वेशन में रख करके हम लोग इसका पूरा मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहले देखिए, ये माइनस में घात है तो ये क्या हो जाएगा, 2/-3 पलट जाता है। ठीक है, तो इस पर घात 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एक्स था, देखिए ये x है, बराबर कितना दिया गया है, ये देखिए ये भी -2 में घात है तो इसको भी हम लोग पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4/9 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब देखिए, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, यानी 8/27। और ये माइनस था, 3 बार माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा और ये यक्स इस पर गुणा हो जाएगा हर वाले में, यानी कि यहाँ पर x हो जाएगा बराबर। देखिए 4 का स्क्वायर बराबर 16 और 9 का स्क्वायर बराबर 81, 8 दूनी 16 और 27 तिया 81। x का मान कितना आया, ये देखिए ये माइनस भी बचा हुआ है तो x का मान तिरिया गुणा करके आप ऐसे निकाल सकते हैं तो x का मान आ जाएगा -3/2। x का मान कितना आया, -3/2। ध्यान दीजिएगा, अब x का मान इसमें रख देते हैं, 2 गुणे -3/2 x का मान आया था, +5 और ये पूरे पर -1 है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 5 यानी कि 2 पर घात क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 पर घात -1 हो जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए 1/2 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में 1/2 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, यदि 5607 + x एक पूर्ण वर्ग है तो x का न्यूनतम मान निम्न संख्याओं के बीच में क्या हो सकता है। तो देखिए, इसके निकटतम यानी कि 5607 के निकटतम कौन सा ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि तभी तो x का न्यूनतम मान हमें मिलेगा, क्योंकि x का न्यूनतम मान ही हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए, ये जो संख्या है ये 75 के स्क्वायर के बिल्कुल करीब है। देखिए 75 का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 5 × 25 और 7 × 5 = 35 और 2 = 37। ये देखिए 7 × 5 = 35 और 3 × 7 = 49 और 3 = 52, 5 12 6 और ये 5 56 25, 56 25 के ये बिल्कुल करीब है, यानी कि 56, देखिए 56 25 हमें लाना था, पूर्ण वर्ग 56 25 है, किसका, 75 का। तो 56 25 लाने के लिए यक्स का मान ज्ञात करने के लिए 56 25 में से 56 7 घटा दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा, यानी कि x का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब देखिए 18 किसके बीच में आ रहा है, दिए गए ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है, 16 और 19 के बीच में वो संख्या लाई करेगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निगेटिव वाला उत्तर जो होगा, जो विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। दिया गया है -7/10 और -3/5 के बीच -5/8 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा 0.7 माइनस में, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका आएगा ये तीनों माइनस में आएंगे। ठीक है, इसका मान आएगा 0.6 और इसका मान आएगा 0.625। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि इसके और इसके बीच में ये संख्या लाई कर रही है, माइनस में जो है, तो बिल्कुल लाई कर रही है। देखिए
ये जो है ये छोटी संख्या इससे, क्योंकि देखिए माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आपके ऊपर 100 रुपए का उधार है और मेरे ऊपर 50 रुपए का उधार है, तो आपकी संख्या बड़ी है 100, लेकिन चूंकि वो माइनस में, इसलिए आप मेरे से छोटे माने जाएंगे। इसी प्रकार से यहां पर देखिए आप मेरे से ज्यादा कर्जदार माने जाएंगे, यानी आपकी संख्या छोटी है माइनस होने की वजह से। तो यहां पर देखिए 0.7 जो है वो एक्चुअली में नंबर इससे बड़ा है, लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ है, यानी ये वाली संख्या छोटी हो गई किससे, इससे, और इसी के बीच में ये लाई कर रहा है, इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल सही है। और चूंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चौथा उत्तर गलत हो गया। तीसरा देखिए कहा जा रहा है कि इतना का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिन दो ऐसी संख्याएं जिसको गुणा करने पर हमें एक मिल जाए। तो इसको देखिए पहले साधारण भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 और 4 9/5 हो जाएगा, और गुणे 5/9, इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखिए एक हमें मिल रहा है, यानी ये दोनों गुणात्मक प्रतिलोम है। ये भी बात बिल्कुल सही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला देखिए गुणन पूर्णांकों के लिए सहचारी होता है। अब देखिए सहचार्य का नियम आप पढ़े होंगे, ए गुणे बी गुणे सी बराबर, इसका मान उतना ही आएगा जितना कि ए गुणे बी और गुणे सी, ये साहचर्य का नियम कहता है। तो जो साहचर्य का नियम होता है वो गुणन पर और जोड़ पर यानी एडिशन पर लागू होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन पर और डिवीजन पर लागू नहीं होता है। तो ये चूंकि गुणन की बात कर रहा था, यानी ये भी विकल्प बिल्कुल सही है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए विभाजन पूर्णांकों के लिए साहचर्य होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो साहचर्य नियम होता है, अब देखिए इसका मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक ए भागा बी भागा सी बराबर ए भागा बी भागा सी, ये अब इसके बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहचर्य का जो नियम होता है वो भाग और घटाने पर लागू नहीं होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 निगेटिव, और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए ये पी का मान इतना दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि p का व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि p का जो वैल्यू आएगा उसका 1/p कर देंगे तो यही p का व्युत्क्रम होगा। तो सबसे पहले तो p का वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखिए कुछ मिसप्रिंट या फिर सही से प्रिंट नहीं होने की वजह से हमारी मजबूरी है कि इंग्लिश वाले प्रश्न का हम लोग हेल्प लें। चलिए इंग्लिश वाले प्रश्न में चलते हैं। देखिए हम लोग आ चुके हैं इंग्लिश वाले प्रश्न में। पहले देखिए इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए कैसे होगा। p का मान पहले हम लोग निकालते हैं, दिया गया -3/4 गुणे, और ब्रैकेट वाले को मैं सॉल्व करता हूं। ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए मैं यहां पर देखिए 6 एलसीएम ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा। और देखिए ये नीचे देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -2/5 और +5/2 ये वाला है। और देखिए इसको इससे मैं काट देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/10 हो जाएगा। ठीक है, माफ कीजिएगा माइनस में है, क्या हो जाएगा -1/10। अब देखिए ऊपर वाले को मैं सॉल्व करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर -1/6 बचेगा, माइनस में माइनस माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 2 चौके 8, 1/8 ऊपर बच गया। और नीचे देखिए क्या बचेगा, मैं यहाँ पर एलसीएम 10 ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा -1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/8 और नीचे क्या आ जाएगा, ये 25 में से 5 घटाएंगे तो 20/10 आएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ये अब 2/1 आएगा, इसका ऊपर गुणा होगा, इसका नीचे गुणा होगा, यानी कि 1/16 हमारा मान आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ये हमारा किसका मान है, ये हमने p का मान निकाला है, p का मान निकाला है। और हमसे क्या पूछा गया था, p का रेसिप्रोकल पूछा गया था। तो p का रेसिप्रोकल यानी कि 1/p, तो जब 1/p करेंगे तो p का मान 1/16 था, तो अब 16 ऊपर मल्टीप्लाई होकर के p का मान क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर क्या होगा, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 16 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हरि ने 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2500 रुपये में खरीदा। ठीक है, 2 घड़ी खरीदा है और दोनों का दाम अलग अलग 2500 रुपये है। उसने एक को 5% लाभ पर और दूसरी को 4% हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ लाभ या फिर हानि प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पहली घड़ी के लिए हम लोग निकाल ले रहे हैं, पहली घड़ी के लिए। तो पहली घड़ी का यहाँ पर देखिए कितने में खरीदा है, क्रय मूल्य 2500 रुपये है, इस पर 5% का लाभ हुआ है, 5% का लाभ के साथ वो बेच रहा है, और दूसरी को 4% हानि के साथ बेच रहा है। तो इस पर 5% का जब हम लाभ निकालेंगे तो कितना लाभ हो रहा है, 125 रुपये का। और दूसरी घड़ी जो कि 2500 रुपये की ही है, इसको 4% हानि के साथ बेच रहा है, तो इसका 4% निकालेंगे तो 100 रुपया। यानी कि देखिए दोनों घड़ी को बेचने पर उसको इतने, पहले में इतने का लाभ हुआ, दूसरे में इतने का नुकसान हुआ, हानि हुआ। तो दोनों को जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 रुपये का लाभ होगा। 25 रुपये का कुल लाभ है, और कितने पर, 2500 ये घड़ी और 2500 ये घड़ी, टोटल 5000 पर। 5000 पर उसको 25 रुपये का लाभ हुआ, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए ये 1/2 आ जाएगा, यानी कि लाभ होगा और 1/2%। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है, इसका होल स्क्वायर दिया गया और दूसरा व्यंजक दिया गया है, इसका भी होल स्क्वायर दिया गया और पूछा जा रहा है कि इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इस पूरे का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करके और दोनों को माइनस करके घटा करके पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें काफी लंबा वक्त आपका फालतू में व्यतीत होगा। तो एक दूसरा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पूरे को मैं a मान लूं और इस पूरे को अगर मैं b मान लूं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसी के माध्यम से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, पहले ब्रैकेट में हमें लिखना है a प्लस बी। a का मान क्या है, ये पूरा, और b का मान क्या है, ये पूरा। तो जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपका समय बचे। a प्लस बी यानी ये पूरा प्लस ये पूरा। तो जब इसको और इसको हम लोग जोड़ रहे होंगे तो देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी कि क्या हो जाएगा, 3/4x, और ये 2 बार आया तो मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं। यहां तक क्लियर। अब जब इसको जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए ये माइनस में है, -5/6, और ये प्लस में 5/6, यानी ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले a प्लस बी का मान हमारा कितना आ जाएगा, बस इतना आ जाएगा, और इससे 2 से काट देंगे यानी 3/2x आ जाएगा। यहां तक क्लियर। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी में हमारा a प्लस बी का मान क्या आ गया, a प्लस बी का मान आ गया 3/2x आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका मान मैं निकाल रहा हूं, और दोनों का गुणा था तो एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरे का a माइनस बी। a के जगह पर पूरा मैं ये रखूंगा और b के जगह पर पूरा मैं ये रखूंगा, और माइनस जब अंदर गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं इसको और इसको, ये और ये, एक प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा, और ये देखिए ये दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ 2 गुणे 5/6 y हो जाएगा। अब 2 से इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 3/2x, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -5/3y। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर क्या बचेगा, हमारा उत्तर बचेगा -5/2x y। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, विकल्प नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए पूछा जा रहा है कि जो व्यंजक है इसको सॉल्व करने पर ये किसके बराबर हमें मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर इसको पूरे को आप भाग गुणा करने लगे तो बेवजह आपका फालतू में समय व्यतीत होगा, इसलिए हम लोग इसका गुणनखंड कर देंगे। देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, ये 5 गुणे 3 यानी 15 मिलेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो हमें 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। तो यानी इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। देखिए कैसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए अंक का अंक में जब गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 15 में मिल जाएगा, वो भी माइनस में, तो माइनस में 15 तो हमें मिल गया। इसके बाद से देखिए एक्स स्क्वायर इसका इसमें मिल जाएगा, और देखिए एक बार जब गुणा करेंगे -5 का x में तो -5x, और एक बार इसमें करेंगे तो +3x, यानी -2x में हमें मिल जाएगा। यानी कि क्लियर हो गया कि ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है, चलिए इतने का हो गया, और नीचे वाले को करिए तो क्या हमें मिलेगा, 5 गुणे 3 करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 + 3 = 8 हो जाएगा, यानी कि x + 3 आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में x + 5 आएगा। यहां तक क्लियर। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका मान आएगा, देखिए 5 एकम 5 होगा, और 4 में 1 जोड़ देने पे 5 में से 1 घटाने पे 4 आएगा, यानी कि 5 गुणे 1 यानी 5 आएगा, और 5 में से 1 घटाने पर 4 आएगा, यानी कि हमारा मान क्या आ जाएगा, x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए x + 5 से x + 5 ये कट जाएगा, x + 3 से x + 3 ये कट जाएगा, हमारा उत्तर क्या बचेगा, x - 5 गुणे x - 1। अब दोनों का मल्टीप्लाई मैं कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x² - 6x + 5। x² - 6x + 5 किस में दिया गया, देखिए विकल्प नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए एक व्यंजक दिया गया है, यहां से हम लोगों को x का मान निकालना है, और पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए x दिया गया है, तो इसमें हम लोग x का मान पुट करके इसका मान निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए 5 × 3 = 15x + 21 हो गया, इसको सॉल्व करिए, प्लस 4x - 13 × 4 = 52 हो गया, बराबर 25x - 7 हो गया। तो यहां पर देखिए एक 4x यहां पर है और 15x यहां पर है, तो 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19x, और 19 इधर जाकर के 25 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 6x बचेगा। अब देखिए ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी -52 + 28 हो जाएगा। अब देखिए 12 में से 8 जाएगा तो
4 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये माइनस में बच रहा है, और ये 6x ये हो गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान हमें मिल रहा है माइनस का 4 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए x का मान -4 में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे -4 यानी -12 प्लस 7 यानी -5/4 आएगा इसका मान। दिए गए विकल्प में देखिए -5/4 किस विकल्प में दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहां पर देखिए यम का मान दिया गया है और एन का मान दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है m माइनस एन में एक्स वाई का गुणांक क्या होगा। तो या तो आप देखिए पहले m माइनस एन करने के लिए पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनमें डिफरेंस करेंगे, तब देखेंगे कि एक्स वाई का गुणांक कहां पर आ रहा है। तो इतना करने की आवश्यकता क्या है, हमें तो केवल एक्स वाई के गुणांक से मतलब है ना, बाकी एक्स का गुणांक क्या है, वाई का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, उसे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम लोग देख लें कि एक्स वाई का गुणा करने पे, मतलब इस दोनों इक्वेशन को गुणा करने पे किन किन कंडीशन में हमें एक्स वाई मिल रहा है, यानी उसका गुणांक जो मिलेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसका और इसका गुणा करने से हमें कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए। अगर मैं इसका गुणा करूं और इसका गुणा करूं तो हमें एक्स वाई मिल रहा है, यानी कि पहला कंडीशन हमारा क्या बन जाएगा, पहला बनेगा 9xy, ठीक है। उसके बाद से देखिए अगर मैं इसका गुणा करूं और इसका गुणा करूं तो भी हमें एक्स वाई मिलेगा, कितना मिलेगा, 4 दूनी 8xy। अगर इसका इसके साथ गुणा करूं तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा, यानी अब इसको हम लोग छोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये पहले वाले से हमें इतना मिल गया 9 8 17xy मिल गया, ठीक है। और माइनस ये यम का मान मैंने निकाल लिया, अब यन का मान माइनस में करके निकालना था तो यन माइनस मैंने कर दिया, और यन के देखिए किस किस कंडीशन में हमें एक्स वाई मिलेगा। यक्स का इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, और एक्स का जब इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5xy, ठीक है, क्या हो जाएगा 5xy हो गया। और देखिए इसका जब मैं इससे गुणा करूंगा तो भी हमें एक्स वाई मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा -3xy, और जब इसका इससे गुणा करूंगा तो वाई स्क्वायर मिल जाएगा, यानी इसको हमको नहीं लेना है, यानी कि 17xy। और यहाँ पर देखिए 5 में से 3 जाएगा तो -2xy बचेगा। अब 17 में से 2 घटाएंगे तो 15xy आएगा, 15xy। हमसे प्रश्न में xy का गुणांक पूछा गया था, xy का गुणांक कितना हो जाएगा 15। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इनके ऊपर प्रकट हुई संख्याओं का योग न्यूनतम 9 होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से समझिएगा, जब 2 पासों को फेंका जाएगा तो पहली पासी पर कुछ अंक आएगा, दूसरे पासे पर हो सकता है कुछ अंक आए, तो दोनों का जो योग होगा, दोनों पासों के अंकों का जो योग होगा वो कम से कम 9 होना चाहिए। 9 से अधिक भी हो सकता है लेकिन कम से कम 9 होना ही चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए हो सकता है कि पहले पासे पर अगर 3 आए और दूसरे पासे पर 6 आए, ठीक है, पहले पासे पर 3 आए और दूसरे पासे पर 6 आए, तो भी इसका योग कितना बन रहा है, इसका योग बन रहा है 9। और ये भी हो सकता है पहले पासे पर अगर 4 आए और दूसरे पासे पर मान लीजिए 5 आ गया तो इसका भी योग बनेगा 9। पहले पासे पर मान लीजिए 4 आ गया और दूसरे पासे पर 6 आ गया तो इसका भी योग बनेगा 9, ठीक है। उसके बाद से देखिए मान लीजिए पहले पासे पर 5 आ रहा है और दूसरे पासे पर 4 आ रहा है तो इसका भी योग 9 बनेगा। मान लीजिए पहले पासे पर 5 आ गया और दूसरे पासे पर भी 5 आ गया तो भी 9 से अधिक ही बनेगा। इसके बाद से देखिए पहले पासे पर मान लीजिए 5 आ गया दूसरे पासे पर 6 आ गया तो भी ये 9 से अधिक बनेगा, यानी कम से कम 9 है। इसके बाद से देखिए ये भी तो हो सकता है ना कि पहले पासे पर अगर मान लीजिए कि 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 3 आ जाए तो भी 9 बनेगा। पहले पासे पर 6 आ जाए दूसरे पासे पर 4 आ जाए तो भी कितना बनेगा, 9 से अधिक बनेगा। और पहले पासे पर मान लीजिए कि 6 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 6 आ जाए तो भी कितना बनेगा, 9 से अधिक ही बनेगा। इसके बाद से देखिए ये भी तो हो सकता है कि पहले पासे पर अगर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 5 आ जाए तो इनका योग जो होगा वो 9 से अधिक होगा, यानी कि टोटल इतने ही कंडीशन केवल बनेंगे। तो क्या क्या कंडीशन बन रहे हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल 10 संभावनाएं बनेंगी। और टोटल कुल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं बिना कंडीशन के, तो वो बनते हैं 2 पासे पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा। 2 से काटिए तो 2 बचे 10 और 2 से काटेंगे तो 18, यानी कि हमारा प्रायिकता क्या आएगा 5/18। इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 5/18 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक, माध्यक और परिसर का माध्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, पहले हमसे बोला गया बहुलक। बहुलक क्या होता है, किसी भी सारणी में किसी भी सीरीज में जो सबसे ज्यादा बार यानी जिस भी अंक की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो उसका बहुलक बोला जाता है। माध्यक क्या होता है, अगर हम लोग इसको
बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो बीच का अंक इसका माध्यक बोला जाएगा। और परिसर क्या होता है, किसी भी सीरीज में सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को अगर घटा दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वही परिसर बोला जाएगा। और इन तीनों का माध्य निकालना है। माध्य क्या हो जाएगा, यानी एवरेज निकालने की बात की जा रही है, तो तीनों को जोड़ करके और उसमें 3 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसको मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता हूं। बढ़ते हुए क्रम यानी सबसे छोटा पहले और उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, 9 है। उससे बड़ा क्या है, 10 है। देखिए 10 यहां पर है। उससे बड़ा क्या है, 11 है। तो देखिए 11 2 बार आया हुआ है, तो मैं यहां पर 11 2 बार लिख देता हूं। उसके बाद से इससे बड़ा क्या है, इससे बड़ा देखिए 12 नहीं है, इसके बाद 13 है, तो 13 को मैं लिख देता हूं। उसके बाद देखिए 14 है, तो मैंने 14 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 15 नहीं है, 16 है, तो मैंने 16 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 17 है, तो मैंने 17 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 18 है, तो मैंने 18 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 19 नहीं है, इसके बाद 20 है, तो मैंने 20 को लिख दिया। उसके बाद से देखिए 21 है, तो मैंने 21 को लिख दिया। और अंत में 25 है, तो मैंने पूरे को व्यवस्थित कर दिया बढ़ते हुए क्रम में। पहले पूछा गया था बहुलक। बहुलक इसमें क्या है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, तो 11 ही एक ऐसी संख्या है जो 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 11। उसके बाद से माध्यक। माध्यक क्या होता है, बीच का अंक। अब देखिए कितने टोटल अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम संख्या है, तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यिका क्या हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइडेड बाई 2। n टोटल 12 है, 12/2 यानी छठवां पद। छठवां कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यानी 14। और n/2 प्लस 1 यानी 7वां पद हो जाएगा। और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 14 और 16 30 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो हमारा 15 मान आएगा। 15 क्या हो जाएगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। अब हमसे परिसर पूछा गया है। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए, जो मान आएगा वही परिसर होता है। 25 में से अगर हम लोग 9 को घटाएं, 25 में से 9 को घटाएं तो हमारा मान आएगा 16, तो इसका परिसर 16 हो गया। अब हमसे क्या बोला गया था, माध्य बोला गया था, यानी कि एवरेज। तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से भाग दे दीजिए। तीनों को जोड़ के 3 से भाग दीजिए। देखिए 1 5 6 6 6 12 के 2 हाथ में 1 2 1 और 1 2 3 और 1 4 42/3 यानी कि इसका मान आ जाएगा 14 3 42। 14 हमारा उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 14 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विमाओं 12 × 9 × 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस धातु के घनाभ को पिघला करके समान मापों के 216 छोटे घन बनाए जाते हैं। ऐसे दो घनों का पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की गई है। ठीक है, पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि आपके जो मान लीजिए जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं, तो आप अपने कमरे के चारों दीवालों को देखिए। आप अपने कमरे के चारों दीवालों को जब आप देखेंगे तो उसमें जो आपका चारों दीवार का क्षेत्रफल होगा, केवल चारों दीवालों की मैं बात कर रहा हूं, चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल होगा वही पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें छत और फर्श को भी जोड़ लें तो ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। चूंकि हमसे केवल पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की गई, यानी चारों दीवार को ही केवल हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, चारों दीवार के क्षेत्रफल को, और एक घन के लिए अगर हम लोग जो निकालेंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 घनों के बारे में हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब एक घन की भुजा हमें जानने की आवश्यकता है। कैसे जानेंगे, देखिए यहां पर घनाभ की माप दी गई है और इसी घनाभ को पिघला करके छोटे घन बनाए गए हैं। तो जितना घनाभ का आयतन होगा उतना ही 216 छोटे घनों का आयतन होगा। यानी कि जो भी घनाभ का आयतन आएगा उसमें अगर हम लोग 216 से भाग दे दें तो एक घन का, एक छोटे घन का आयतन मिल जाएगा। अब जब हमें घन का आयतन मिल गया तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग भुजा निकाल सकते हैं। चलिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, घनाभ का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, और टोटल घनों की संख्या कितनी है, 216। तो इससे मैं भाग दे रहा हूं। तो देखिए अगर मैं इसको 12 से काटूं तो 12 एकम 12, 9 बचा, 12 8 96, 18 बार में जाएगा। 9 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा और 2 से काटेंगे तो 8 बार में। यानी कि टोटल जो घन का आयतन होगा, घन एक छोटे घन का आयतन होगा वो 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जब घन का आयतन 8 है तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। एक घन का भुजा हमें 2 सेंटीमीटर मिल गया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवालों का क्षेत्रफल आप देख लीजिए। तो चूंकि ये घन है तो चारों दीवार वर्ग ही तो बना रहे होंगे, और एक वर्ग की भुजा 2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इसका एक दीवार का क्षेत्रफल होगा। चूंकि दीवालों की संख्या 4 है तो यानी कि 4 दीवार से मैं गुणा कर दे रहा हूं, और ये एक घन का मैंने निकाल लिया। लेकिन प्रश्न में आपसे 2 घनों के बारे में पूछा गया था तो 2 से और मैं गुणा कर दूंगा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं यहां पर दी गई हैं। इस खेत का क्षेत्रफल उस आयताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 15:4 के अनुपात में है। इस आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? ध्यान से समझिएगा। यानी कि एक त्रिभुज हमें दिया गया है। ये त्रिभुज जो है इसका माप जो है वो कितना दिया गया है? यहाँ पर देखिए 68 और ये 60 और ये 32 दिया गया है। मैंने आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मैंने इसको समकोण त्रिभुजी क्यों बनाया है, क्योंकि ये एक परफेक्ट ट्रिपलेट का उदाहरण है। जैसे कि देखिए अगर इन सबको मैं 4 से काट दूं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 17। 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आता है और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 64। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। यानी कि लंब का स्क्वायर धन कर्ण का आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल कर रहा है। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा। यहां तक क्लियर। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग जानते हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए ये 16 बार में जाएगा, 16 छक 96 960 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए आयताकार जो खेत था उसका भुजाओं का माप हमें दिया गया अनुपात में 15:4। मान लीजिए लंबाई में मान ले रहा हूं कि 15x है और चौड़ाई 4x है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो ये x² मिल गया और बराबर कितने बराबर हो जाएगा 960। देखिए अगर मैं इसे काटूं 15 चौके 60 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 बचेगा, 16 छक 96 और x का मान आ जाएगा 4। यानी x का मान 4 आ गया। अब देखिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 15 चौके 60 इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई क्या हो जाएगी 4 चौके 16 इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था आयताकार खेत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो बड़ी भुजा की लंबाई 60 होगी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 60 मीटर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था किसी समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। समचतुर्भुज की बात की गई है, कुछ इस प्रकार से समचतुर्भुज होगा। ठीक है, देखिए अब इसकी परिमाप हमें 60 सेंटीमीटर दी गई है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी एक भुजा का माप कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक विकर्ण का माप हमें 24 सेंटीमीटर दिया गया। मान लीजिए ये 24 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा विकर्ण कुछ इस प्रकार से होगा। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, साथ ही साथ ये एक दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरे विकर्ण की लंबाई 24 थी, तो जब आधा विकर्ण मैं ले रहा हूं तो 12 हो जाएगा। अब देखिए ये समकोण, ये 90 अंश का कोण हो गया, तो ये विकर्ण हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार क्या हो जाएगा अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट लंब का स्क्वायर। तो इसका मान कितना आ जाएगा 81 आएगा और उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि देखिए अब हमें एक विकर्ण का ये वाले विकर्ण का आधा पार्ट पता चल गया। जब ये 9 है तो पूरा कितना हो जाएगा, ये आधा आधा होता है, यानी 9 9 18 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 d1 गुणे d2। d1 क्या है पहला विकर्ण और d2 क्या है दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण कितना था, हमें कितना दिया गया 24 दिया गया, तो 1/2 गुणे 24 और दूसरा विकर्ण कितना हो गया 18 अभी हमने निकाला है। तो इससे जब मैं काटूंगा तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 9 बार में। अब 24 गुणे 9 यानी कि देखिए 4 9 36 के 6 हाथ में 3 9 दूनी 18 और 3 21 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है यदि x, y और z क्रमशः एक पंचभुजाकार आधार के पिरामिड फलकों शीर्षों और किनारों की संख्या है तो x + 3y - 2z का मान क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। पंचभुजाकार पिरामिड किस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होगी। मैं यहां पर देखिए बना रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, ये पंचभुजाकार पिरामिड का आधार हो गया और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से संरचना होगी। देखिए ये पंचभुजाकार पिरामिड हो गया। ठीक है, जिसके आधार में 5 भुजाएं थी, यही हमसे बोला गया था पंचभुजाकार आधार का पिरामिड। अब देखिए x क्या था, x था इसका फलक, x था इसका फलक। तो फलक कितने होंगे, देखिए एक जितनी भी भुजाएं हैं उससे जुड़ा हुआ एक फलक है, तो 5 फलक तो ये हो जाएंगे और एक नीचे वाला आधार, यानी टोटल फलकों की संख्या 6 हो गई। यानी x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। y क्या था, y था आपका शीर्ष। टोटल शीर्ष कितने होंगे, तो देखिए आधार में शीर्ष की संख्या 5 है
और एक ऊपर कोने पर यानी 6 हो जाएगी, यानी y का मान भी हमारा 6 हो गया। और z क्या था, z किनारों की संख्या, किनारा क्या हो जाएगा, कितनी भुजाएं हैं उसकी बात की गई। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2, एक ये हो गया, 3, ये 4, ये 5 और नीचे 5, यानी कि z का मान हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में x, y और z का मान हमको लोग को रख देना है। तो देखिए पहले दिया गया है x का मान कितना हो गया 6 प्लस 3y, y का मान 6 है यानी 3 छक 18 हो जाएगा। और उसके बाद से -2z, -2 और z का मान 10 है यानी 20 हो जाएगा, यानी कि 18 6 24, 24 में से 20 घटाएंगे तो हमारा मान 4 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि x और y दो पूरक कोण इस प्रकार हैं कि उनका अंतर 10 है, ठीक है, तो यदि x y से बड़ा है तो इतने का मान हमको पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, यहां पर देख लीजिए x और y जो है वो कोण हैं और वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश के बराबर होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। और ये भी कंफर्म बताया गया कि उनके दो बीच का अंतर जो है वो 10 है और इन दोनों कोणों में x बड़ा है। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 50 हो जाएगा और y का मान 40 हो जाएगा। आप कहेंगे कि डायरेक्ट कैसे मैं लिख रहा हूं, डायरेक्ट ही आप लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस 10 बताया गया, इन दोनों का डिफरेंस 10 आएगा। x बड़ा है तो x मैंने बड़ा ले लिया, y छोटा है तो मैंने y छोटा ले लिया। तो आप अनुमान लगा के आसानी से लिख सकते थे। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि 2y - 20 अंश का मान क्या होगा। 2y यानी कि 2 गुणे y करेंगे तो 80 हो जाएगा और 80 में से 20 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 60। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 60 डिग्री इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि दो त्रिभुजों ए बी सी और डी ई एफ में ए बी का मान 4.5 दिया गया, ए सी का मान चलिए मैं पहले फिगर बनाता हूं तब चीजें और ज्यादा आपको क्लियर होंगी। देखिए यहां पर दो त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए इस त्रिभुज को मैं मान लेता हूं ए बी और सी, और एक और त्रिभुज है इस प्रकार से। दोनों त्रिभुज के कंडीशन में यहां पर सबकी मान दी गई है। मान लीजिए इसको मैं मान लेता हूं डी ई और एफ। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि देखिए ए बी का मान जो है वो 4.5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4.5। उसके बाद से देखिए ए सी का मान 4 दिया गया, तो ए सी का मान मैं 4 मान ले रहा हूं और कोण ए का मान 55 डिग्री दिया गया, तो इसको मैंने 55 डिग्री मान लिया। अब आगे देखिए डी ई का मान 4 सेंटीमीटर दिया गया है, डी ई कौन सा है, ये वाला है, तो ये 4 सेंटीमीटर दिया गया। एफ डी का मान यहां पर देखिए 4.5 दिया गया, ये एफ था ये डी था, तो एफ डी का मान 4.5 हो गया और कोण डी का मान हमें कितना दिया गया 55 डिग्री दिया गया, तो इसका मान हमें 55 डिग्री दे दिया गया है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए चारों ऑप्शन में देखेंगे तो सर्वांगसम के बारे में बोला गया है। तो सर्वांगसम का नियम यह कहता है कि जो भुजा जिस त्रिभुज के जिस भुजा से बराबर होगा उसी क्रम में आपको लिखना है। जैसे कि देखिए ये वाली भुजा 4.5 है, ये वाली भुजा 4.5 है और इसमें देखिए 4.5 वाली भुजा ये है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से लिखें कि देखिए यहां पर अगर मैं यहां से त्रिभुज शुरू करता हूं बी ए सी, तो इसमें मैंने क्या लिखा, पहले बी ए भुजा हो जाएगी, उसके बाद से ए सी भुजा हो जाएगी। और इसी प्रकार से जब आप सर्वांगसम वाला लिखेंगे तो देखिए बी ए भुजा के बराबर कौन सी भुजा थी, ये वाली भुजा थी, तो इसका मान क्या है, इसका मान है एफ फिर डी और ई। देखिए पहले एफ डी भुजा का मान इसके बराबर हो गया, देखिए 4.5 एफ डी जो भुजा था वो इसके बराबर हो गया, एफ डी बराबर बी ए हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जो डी ई का मान है, डी ई का मान जो 4 है वो ए सी के बराबर होगा, यानी ये वाला होगा। तो इन दोनों के बीच हम लोग सर्वांगसम का नियम लगा सकते हैं, यानी कोण त्रिभुज बी ए सी बराबर सर्वांगसम त्रिभुज एफ डी ई। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में इसकी बात की गई, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। समकोण त्रिभुज की भुजा कौन सी हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए। चारों विकल्पों में ऐसे विकल्प का चुनाव हमें यह करना है जो कि सबसे बड़ी भुजा यानी जो विकर्ण होगा उसका जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए चारों विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सटीक जवाब है। कैसे, देखिए सबसे बड़ी भुजा जो है ये है, तो इसमें अगर देखिए तीनों भुजाओं में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भुजा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा 13 और ये बन जाएगा 12। देखिए 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर धन 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये बिल्कुल एक परफेक्ट ट्रिपलेट है और इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि 54 x और 80 और 116 एक चतुर्भुज के कोण है तो 3x - 140 का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 360 अंश के बराबर होता है, यानी कि इसको और इसको जोड़ करके अगर 360 अंश में से घटा दिया जाए तो हमें x का मान मिल जाएगा। यानी कि देखिए क्या हो जाएगा, x का मान 360 माइनस ये देखिए 4 6 10 के 0
हाथ में एक, 5 और एक 6, 6 8 14, 14 एक 15 के 5, हाथ में एक, एक एक 2 हो जाएगा। यानी कि 360 में से 250 घटाएंगे तो 110 मान आएगा, वो x का मान आ जाएगा। अब हमको इस इक्वेशन में 110 मान रख दीजिए x के जगह, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 माइनस 140। तो इसको घटाइए, ये 40 है, जीरो है, जीरो से जीरो कट जाएगा और 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी हमारा उत्तर क्या आएगा, 190 आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित पढ़ाने के लिए एक क्रियाकलाप का निम्नलिखित में से कौन सा गुण अति वांछनीय है। यानी कि एज ए टीचर आप बच्चों को कोई गतिविधि, कोई क्रियाकलाप कराना चाहते हैं गणित से जुड़ा हुआ, तो कौन सा उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए उस क्रियाकलाप में, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है कि यह दृष्टि, श्रवण और गतिबोधक शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन करने वाला होना चाहिए। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं, यानी कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, साथ साथ मूवमेंट भी कर सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट होगा। जितने ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव रहेंगी उतना ही ज़्यादा बच्चे का जो अधिगम होगा वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गतिविधि होगी वो गतिबोधक, यानी कि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे, क्योंकि बच्चों को खेल कूद करना, गति करना, ये सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो बच्चे खेल कूद कर रहे होंगे। इस प्रकार की गतिविधियाँ होंगी वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों को खेल के माध्यम से पढ़ाने की बात करता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, यह बच्चों को एक साथ कार्य करने और विचार विमर्श करने के साथ करने के उनके अवसर उपलब्ध कराने वाला होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, आपस में इंटरेक्शन करके करते हैं, तो उनका अधिगम अर्थपूर्ण होता है, क्योंकि वह अपने ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं दूसरों के अंतःक्रिया के माध्यम से। तो ये विकल्प भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, यह छात्रों को परीक्षा का सामना करने, सुनिश्चित अंक प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसरों को प्रदान करने वाला होना चाहिए। देखिए, जब भी नंबर पाने की बात आ जाए किसी भी विकल्प में, अधिकतम अंक पाना, पास होना, इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत संकुचित हैं, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं है। आपको दैनिक जीवन के लिए, आपको सामान्य जीवन के लिए, क्योंकि आप जिंदगी भर स्कूल में थोड़ी रहेंगे कि आपका नंबर पाना ही फाइनल एम है। कभी ना कभी तो आप स्कूल से निकलेंगे, कभी ना कभी कॉलेज से तो निकलेंगे, और जब दैनिक जीवन में जाएंगे, यानी अपने रोजमर्रा के जीवन में जाएंगे, तो आप एक बेहतर इंसान की तरफ परफॉर्म कर पाएं, आपके दैनिक जीवन में गणितीकरण आ जाए, यानी कि आप चीज़ों को गणित के तौर पर देख पाएं, आप जो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं, जो कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें गणित का उपयोग कर पाए। ये सब होता है इसका मेन एम। कभी भी नंबर पाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि केवल ए और बी वाला विकल्प सही है। चलिए ऑप्शन में चलते हैं, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निगेटिव सेंस में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पहला दिया गया कि मानदंड संदर्भित आकलन, मानदंड संदर्भित यानी कि क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया है कि प्रत्येक बच्चा अगर 100 में से 30 नंबर पाता है तो वो एक तरीके से आकलन में सफल माना जाएगा, और 100 में से 30 या फिर उससे कम पाता है तो फिर उसे असफल माना जाएगा। ठीक है, यानी क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है पहला विकल्प में कि मानदंड संदर्भित आकलन छात्रों के निपुणता अधिगम का मूल्यांकन एवं मापदंड के आधार पर करता है। तो ये बात बिल्कुल सही। निपुणता मतलब कि बच्चा कितना दक्ष है, कितना निपुण है उस सब्जेक्ट में, यानी कि कम से कम बच्चे को उतना तो आना ही चाहिए। क्योंकि आप जैसे देखिए, यूपी बोर्ड में जो पासिंग मार्क्स होता है वो 33% माना जाता है। तो 33% क्या है, वो आपके निपुणता का परिचय है कि कम से कम आप उतना जान रहे हैं, तभी आप 33% से ऊपर पाए होंगे। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि पॉजिटिव है इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, मानदंड संदर्भित आकलन नैदांतिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। देखिए, यहाँ पर मानदंड की बात की गई है, तो ये भी विकल्प बिल्कुल सही है। नैदांतिक परीक्षण करने का मतलब कि जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो बच्चों को किसी संप्रत्यय में आ रही समस्या के बारे में जानने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कक्षा में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, एक चैप्टर पढ़ाया गया, और उसके बाद टीचर ने एक टेस्ट लिया, और टीचर में उन्होंने तय कर लिया कि 20 नंबर का ये टेस्ट है, और जो भी 5 नंबर से कम अंक पाएगा वो एक तरीके से 5 या फिर 10 नंबर से जो कम अंक पाएगा वो उसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। यानी कि जाहिर सी बात है, ये एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया, और इस क्राइटेरिया के नीचे जितने भी पाएंगे वो सही तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे, तभी तो कम पा रहे हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं बच्चों का निदानात्मक परीक्षण करने में मदद करता है, क्राइटेरिया बेस्ड जो असेसमेंट होता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक छात्रा अपने प्रदर्शन में अन्य छात्रों की तुलना में कहां पर खड़ी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि देखिए, क्राइटेरिया हमने फिक्स कर दिया कि 20 में से 10 अंक पाना है
कम से कम, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 5 अंक पा रहा है और सभी बच्चे 10 से ऊपर पाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर वो जो छात्रा थी वो अन्य छात्रों की तुलना में कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाई है। यही तो बोला जा रहा है कि छात्रों की तुलना में कहां पर खड़ी है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे नेगेटिव पूछा गया था इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मानक संदर्भित आकलन नैदांतिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी होता है। देखिए मानक कहने का मतलब कि एक तरीके से स्टैंडर्ड की बात की जा रही है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में एक ही कक्षा में अलग अलग प्रकार की विभिन्न अक्षमताओं से जूझ रहे बालक हो सकते हैं, जैसे कि कोई दृष्टिबाधित हो सकता है, कोई श्रवण बाधित, कोई मुख बाधित हो सकता है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा हो सकता है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। तो ये कैसे संभव है कि सबका एक मानक के आधार पर आकलन किया जाए, क्योंकि सबकी जरूरतें अलग हैं। कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, इसके अलावा कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता यानी डिस्कैल्कुलिया है, कोई पढ़ नहीं सकता यानी डिसलेक्सिया है, कोई पढ़ नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता यानी डिस्ग्राफिया है। तो ये सभी चीज़ें एक बच्चे से इस प्रकार का आकलन नहीं किया जा सकता कि जो सुन नहीं सकता उसका आप मौखिक तरीके पे परीक्षा लें। जो सुन नहीं सकता वो आपके प्रश्नों को सुनेगा नहीं तो जवाब कैसे देगा, और जो देख नहीं सकता उसका लिखित परीक्षा नहीं लिया जा सकता पेपर पेंसिल के माध्यम से। यानी कि जो आकलन होना चाहिए वो मानक संदर्भित नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए सबके लिए, ठीक है। देखिए आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऊपर भी तो सबको एक पैमाने पर तौलने की बात की जा रही है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि ऊपर वाला जितने में मानदंड संदर्भित कहा गया था यानी क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए कहा गया था, इसमें यह कतई भी नहीं कहा गया कि सबको एक ही तरीके से आकलन किया जा रहा है। उसमें केवल क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि बच्चे को 30 नंबर लाना है। अब बच्चे का जो देख नहीं सकता उसका मौखिक तरीके पर परीक्षा ले लिया जाए, और जो सुन नहीं सकता उसका लिखित तरीका पे परीक्षा ले ली जाए। 30 नंबर तो पाना है, तो दोनों अपने अपने परीक्षा देने के माहौल में कंफर्टेबल हो पाएंगे। तो लेकिन जो चौथा विकल्प था वो ये कह रहा था कि मानक संदर्भित यानी सबका एक ही तरीके से परीक्षा लेने की बात कर रहा था। इस वजह से चौथा विकल्प नेगेटिव है, और चूंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक मिडिल स्कूल की गणित की शिक्षिका ने अपनी कक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पूछा। कक्षा 1 में लड़कियों का लड़कों से अनुपात 4:3 है और कक्षा 2 में अनुपात 8:6 है। मान लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में 28 विद्यार्थी हैं, तो क्या ये अनुपात समतुल्य है? उसे 2 छात्रों ने निम्नलिखित प्रतिक्रिया मिलती है। देखिए पहले छात्र ने इसका उत्तर कैसे निकाला, देखिए ये छात्र 1 का है, ये छात्र 2 का है, ठीक है। देखिए छात्र 1 ने क्या किया कि क्लास 1 में 4:3 बताया गया था लड़की और लड़कों में। तो देखिए यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है कि टोटल 28 बच्चे थे, तो 7-7 बच्चों को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांट दिया है, और 7 बच्चे में पहला जो लड़कियां हैं वो 4 को रिप्रेजेंट कर रही है और जो लड़के हैं वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरे 7 के ग्रुप में 4 और 3 में बांटा गया, तीसरे 7 के ग्रुप में 4 और 3 में बांटा गया, इसी प्रकार से चौथे में 4 और 3 के ग्रुप में बांटा गया। और जो क्लास 2 की बात की गई थी उसमें 8 और 6 का अनुपात था, तो इसको 2 ग्रुप में बांट दिया गया, 8, 6, 14 के हिसाब से। देखिए पहले ग्रुप में 8 लड़कियां और 6 लड़के बताए गए, यानी इन सभी ग्रुप में अनुपात जो बन रहा है वो 8:6 का बन रहा है। यानी जो क्लास 1 में बच्चे के द्वारा किया गया ये विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि ये और ये समतुल्य दिखाने की पूरी कोशिश की गई और बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या किया है छात्र ने, छात्र 2 जो है उसने क्या किया है कि पहले क्लास में 4:3 था और दूसरे क्लास में 8:6 था, तो इन्होंने इसको क्या किया है कि 4×2 कर दिया और 3×6, और 2 से 2 काट दिया तो 4:3 आ गया है। तो दोनों का उत्तर बिल्कुल सही है, रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, दोनों छात्रों को पूर्ण अंक दें, क्योंकि दोनों ही समस्या को हल करने के लिए अलग अलग परंतु सही तरीके अपनाए हैं। अब यहां पर देखिए तरीका क्या अपनाया गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रौद्योगिकी का एकीकरण यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको गणित की कक्षा में इंटीग्रेट करने के संदर्भ में ये प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रौद्योगिकी का एकीकरण गणित अधिगम के साथ करने में काफ़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये अब जो टेक्नोलॉजी है उसका एकीकरण कौन करेगा, टीचर ही करेगा। यानी कक्षा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कौन बच्चों को पढ़ाएगा, टीचर ही पढ़ाएगा। तो ये प्रश्न टीचर के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो टीचर के परिप्रेक्ष्य में ही हमारा उत्तर भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग विद्यार्थियों की गणितीय दृश्यीकरण की योग्यता को सीमित करता है। देखिए ये
एक तरीके से विकल्प हमारा निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्रौद्योगिकी के माध्यम से बोला जा रहा है कि जो बच्चों के गणितीय दृष्टिकरण की योग्यता है उसको सीमित करता है, जबकि ये सीमित नहीं करता है। कैसे? जो 3D कॉन्सेप्ट वाले इमेजेस होते हैं जैसे कि प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, ये बच्चे को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके स्मार्ट बोर्ड पर बेहतर ढंग से चीज़ों को समझाया जा सकता है। या फिर घन हो गया, घनाभ हो गया, जो 3D कॉन्सेप्ट वाले चीज़ें हैं वो बच्चा 2D अपनी कॉपी में या फिर ब्लैक बोर्ड पर चित्रों को देख करके नहीं समझ पाता है। तो जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इसको 3D फिगर दिखाया जाएगा तब वो चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएगा। तो ये विकल्प कह रहा था कि सीमित करता है, तो ये सीमित नहीं करता है, निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, कैलकुलेटर का उपयोग विद्यार्थियों के अभिकलन कौशल को सीमित करता है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए किया जा रहा है या फिर अन्य चीज़ों के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर कैलकुलेटर कह करके इसको सीमित कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी में केवल कैलकुलेटर नहीं आएगा बल्कि आपके स्मार्ट बोर्ड आएंगे, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें यूज की जाएगी वो सब कुछ आएगा। तो केवल कैलकुलेटर यूज करने से बच्चे का अभिकलन कौशल सीमित हो रहा है। लेकिन ये भी तो देखिए ना, टेक्नोलॉजी के यूज करने से और चीज़ें भी तो उसकी इनहेंस हो रही हैं। किस प्रकार से वो 3D कॉन्सेप्ट को देख पा रहा है और आसानी से समझ पा रहा है। तो केवल कैलकुलेटर को लेकर के हम लोग पकड़ लेंगे कि और उससे बच्चे का अभिकलन कौशल सीमित हो रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी इसको इस तरीके से आप समझ सकते थे कि प्रश्न के पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग करना है वो टीचर को करना है और टीचर को क्या चुनौती आएगी वो बताना है। तो कैलकुलेटर का उपयोग टीचर कर रहा है तो इसमें बच्चे के अभिकलन कौशल को सीमित नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वो टीचर कर रहा है। और ये विकल्प बच्चों के अभिकलन कौशल को सीमित करने की बात कर रहा था, तो इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिए, यह अध्यापक की भूमिका के साथ हस्तक्षेप करता है, यानी कि जो टीचर का एक तरीके से क्लास में रोल है उसको ये प्रभावित करता है, ये बोला जा रहा है। देखिए टीचर का जो रोल है, कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, टीचर का रोल अपने जगह पर उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा भविष्य में भी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, मान लीजिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर बच्चा अपने से जान करके सब फाइल को एक्सेस करके थोड़ी समझ पाएगा। अब मान लीजिए कोई 3D कॉन्सेप्ट बच्चे को दिखाया जा रहा है तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना टीचर को। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षक का काम आसान कर रहा है, थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने में, बल्कि टीचर की महत्वपूर्णता को कम नहीं कर रहा है। और ये विकल्प कह रहा था कि हस्तक्षेप करता है, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए गणित की पाठ्यचर्या को पुनः संरचित करने की आवश्यकता है, यानी फिर से स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि पहले जब हम लोगों ने पाठ योजना बनाया था तो उसमें टेक्नोलॉजी नहीं था, लेकिन जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना चाहते हैं गणित की कक्षा में, तो एज ए टीचर हमें फिर से पाठ योजना को बनाना पड़ेगा कि कहां पर हम उस स्मार्ट बोर्ड का यूज करेंगे, किस प्रकार से हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे होंगे टेक्नोलॉजी को दिखा करके, यानी 3D इमेजेस को दिखा करके। तो ये चुनौती होगी टीचर के सामने। और चूंकि ये विकल्प टीचर से रिलेटेड ही है और हमने पहले ही आपसे बोला था कि जो टीचर से रिलेटेड होगा वही वाला विकल्प हमारा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में हमने अनुभव किया कि उनमें विभिन्न प्रसंग जिनमें बच्चे गणितीय समस्याओं का वार्तालाप कर रहे हैं, इस प्रकार के किस्सों को जोड़ा गया है, क्यों? देखिए एनसीईआरटी के पुस्तक में आप देखेंगे तो अक्सर ऐसा दिया गया कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और उसी बातचीत के दौरान हमको ऐसा महसूस कराने की कोशिश की जाती है उस बुक के माध्यम से, जो कि हमें ये लगे कि हम अपने दैनिक जीवन में ये सब चीज़ों से कोरिलेट कर पा रहे हैं। यानी कि देखिए एनसीईएफ 2005 क्या कहता है, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए शिक्षा देने की बात करता है, यानी जो कुछ भी बच्चे को पढ़ाना है वो दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को पढ़ाना चाहिए। इसी वजह से जो पाठ्य पुस्तक में वार्तालाप दिया गया है उससे बच्चे कोरिलेट कर पाते हैं अपने दैनिक जीवन से, इसी वजह से ऐसा किया गया है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। चलिए, दिया गया पाठ्य पुस्तकों द्वारा लैंगिक समानता का वर्णन करने के लिए, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो दो बच्चे बात कर रहे हैं उसमें लड़के लड़के भी हो सकते हैं, लड़के लड़कियां भी हो सकती हैं। तो यहां पर लैंगिक समानता की तो बात ही नहीं आ रही, क्योंकि लिंग की बात ही नहीं आ रही है, केवल बच्चे की बात की जा रही है। और बच्चे में लड़के लड़की दोनों आएंगे, तो कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी लिंग की बात नहीं की गई, इस वजह से यह विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकों के परिहास के लिए, परिहास का मतलब होता है ह्यूमर। तो देखिए बोला जा रहा है कि किताबों में ह्यूमर लाने के लिए, तो इसका प्रयोग बातचीत ह्यूमर लाने के लिए नहीं किया जाता, ये भी विकल्प निगेटिव, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ को मनोरंजक बनाने के लिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। एनसीएफ का वो लाइन महत्वपूर्ण है जिसमें यह बोला जाता है कि गणित बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ना है, यानी बच्चे के अनुभव को ध्यान में रखते हुए बच्चे को बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में इसी की बात की गई। देखिए, गणित को संदर्भात्मक बनाने, बच्चों के दैनिक जीवन का भाग बनाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित एक ऐसी स्थिति होना चाहिए जहां, एनसीईएफ 2005 के अनुसार पूछा गया, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो, तो ये तो विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, अभी हमने जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में देखा। दूसरा दिया गया है, गणित बच्चों के संबंधों, गणित बच्चे जो हैं वो गणित में संबंधों और संरचनाओं
को अमूर्तता द्वारा समझें। जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज की बात की जा रही है, तो बच्चे ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए गणित में किसी इस प्रकार की संरचना की अगर बात होगी तो बच्चे त्रिभुज से इसे को रिलेट करके इस संरचना को समझ पाएंगे। या फिर मान लीजिए कोई एक खेत की बात की जा रही है तो बच्चे आयत को समझे हुए हैं, तो आयत से इसको खेत को कोरिलेट करके अमूर्त चीज के माध्यम से इसको समझ पाए। जैसे देखिए, अब बच्चे को विद्यालय में खेत लाके तो थोड़ी दिखाया जाएगा, तो खेत यहां पर क्या है, खेत यहां पर अमूर्त चीज था और उस खेत को कैसे कोरिलेट किया गया, इस आयत से कोरिलेट किया गया। यही तो बोला जा रहा है कि गणित में संबंधों और संरचनाओं को अमूर्तता द्वारा समझना, यानी कि खेत अमूर्त चीज थी जिसको बच्चे ने इस आयत से कोरिलेट करके समझा है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, बच्चे महत्वपूर्ण एल्गोरिदम कलन विधि को याद करें। देखिए, रटना, याद करना जहां पर भी आपको दिख जाए वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर होगा ही नहीं। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा देखिए, बच्चे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को हल करके सही उत्तर तक पहुंचने पर केंद्रित हो। तो केवल किताबों के प्रश्नों को हल करना और सही उत्तर निकालना ये एनसीएफ 2005 के द्वारा बताया गया प्रमुख लक्ष्य नहीं है। प्रमुख लक्ष्य ये है कि बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए और बच्चा जब विद्यालय से निकले तो अपने दैनिक जीवन में उस गणित का उपयोग कर पाए। केवल प्रश्न को सही तरीके से हल करना ये काफी सीमित है, हमारा उत्तर नहीं होगा एनसीएफ के अनुसार, यानी कि ए और बी केवल सही उत्तर है। चलिए अब विकल्पों में चलते हैं। आप विकल्प नंबर 4 में देख पा रहे होंगे, विकल्प नंबर 4 में ए और बी की बात की गई, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक स्कूल में द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के प्रकरण के परिचय हेतु इनमें से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। 2D फिगर की बात की जा रही है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताना है। जैसे कि मान लीजिए एक आयत हो गया या फिर एक वर्ग हो गया, तो इसका परिमाप और आयत किस तरीके से बच्चे को बेहतर ढंग से बताया जा सकता है, किस तरीके से बेहतर ढंग से परिचय दिलाया जा सकता है, उसके बारे में पूछा गया है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति के क्षेत्रफल और परिमाप की औपचारिक परिभाषा से कक्षा शुरू करना और फिर सूत्र का परिचय देना। देखिए यहाँ पर दो निगेटिव वर्ड हैं, जहाँ पर भी मैं सर्किल कर रहा हूँ। देखिए परिभाषा की अगर बात करें तो ये हमेशा निगेटिव सेंस में माना जाता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, क्योंकि अपर प्राइमरी और प्राइमरी में क्या होता है कि बच्चे खेल के माध्यम से और सक्रिय रूप से भागीदारी करके ही सीखते हैं। परिभाषा क्या होता है, उसका एक मेन सार दिया गया रहता है, लेकिन वो मेन सार बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक खुद सक्रिय नहीं होंगे। इस वजह से परिभाषा को निगेटिव माना जाता है। और सूत्र तो बिल्कुल निगेटिव है। जैसे कि मान लीजिए अगर बच्चे को बोला जाए कि आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, लेकिन बच्चा इसको रटा हुआ है। अब ये आया कहाँ से, ये बच्चे को क्लियर नहीं है। ये बच्चे को तब क्लियर होगा जब आप बच्चे को आयत का प्रॉपर्टी बताएंगे और परिमाप बताएंगे कि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, जिसमें से 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो 2L + 2B यानी 2 जब हम लोग कॉमन लेंगे तब ये सूत्र आता है। यानी बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ना कि सूत्र पर फोकस करना चाहिए। इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, कक्षा में विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप के सूत्रों को के चार्ट प्रदर्शन करना और चार्ट से सूत्रों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों को प्रश्न को हल करने के लिए कहना। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी आपको सूत्र दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प, पहला विकल्प देखिए, विभिन्न द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल परिमाप के सूत्र श्यामपट्ट पर लिखना और विद्यार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहना। देखिए यहां पर 2 निगेटिव वर्ड हैं, पहला तो सूत्र हो गया और दूसरा याद करना, रटना, याद करना। जहां पर भी आ जाए वो हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ग्राफ पेपर पर कुछ द्विमीय आकृति बनाना और विद्यार्थियों के परिसीमा के साथ परिमाप और क्षेत्रफल के लिए क्रमशः इकाई और वर्ग इकाई गिनने के लिए कहना। आपने ग्राफ पेपर का खूब इस्तेमाल किया होगा बचपन में। मान लीजिए ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक वर्ग है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या, ये छोटे छोटे जो इसकी भुजाओं पर वर्ग बनेंगे उसको गिनने की बात की जा रही है, चारों भुजाओं पर, और क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटे छोटे जितने भी वर्ग बने हैं अंदर सबको गिनने की बात की जा रही है। तो ये बच्चे को सही तरीके से परिचय दिलाया जा सकता है द्विविमीय यानी 2D फिगर के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में इसके माध्यम से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के स्वयं सिद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वयं सिद्ध मतलब कि अपने प्रयास के माध्यम से खुद नियम बनाना, यानी कि किसी भी टॉपिक के बारे में खुद रिसर्च करना, खुद अपना नियम बनाना, ये कहा जा रहा है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि हमसे पूछा गया था कि कौन सा सही है, ठीक है। पहला विकल्प दिया गया स्वयं सिद्ध साध्य है जिनके लिए उपपत्ति आवश्यक है। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ, यानी जो पहले से हमारे पास प्रूफ अवेलेबल है। अब देखिए हम खुद अपना स्वयं सिद्ध करना चाहते हैं, यानी कि हम अपना नियम खुद बनाना चाहते हैं। हम अपना नियम खुद बनाना चाहते हैं तो पहले से जो एग्जिस्टेंस में है हम उसका प्रयोग थोड़ी करेंगे। हम अपने लिए खुद नियम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने
प्रयासों के माध्यम से जो रिसर्च करेंगे वो हम फाइनल आउटपुट तक पहुंच रहे होंगे। किसी के प्रूफ को हम थोड़ी मानेंगे। अगर किसी के प्रूफ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो फिर स्वयं सिद्ध कहाँ हुआ, वो अपने द्वारा नियम बनाने वाला कहाँ हुआ। इस वजह से स्वयं सिद्ध में किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रूफ कहने का मतलब ऐसा मत समझिएगा कि हमने जो नियम बना दिया वो प्रूफ नहीं होना चाहिए, बल्कि पहले से जो नियम है उसका प्रूफ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, उस सेंस में कहा जा रहा है। क्योंकि स्वयं सिद्ध तो तभी होगा ना जब हम अपना कुछ यूनिक करेंगे, अपने रिसर्च के माध्यम से कुछ यूनिक रिजल्ट निकालेंगे, तो पहले के प्रूफ को इस्तेमाल थोड़ी करेंगे। इस वजह से ये निगेटिव था, क्योंकि ये बोला जा रहा था कि ये आवश्यक है, जबकि ये आवश्यक नहीं होता है। निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्वयं सिद्ध का उपयोग अन्य गणितीय प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कि हमने गणित का कोई प्रमेय रिलेशन से निकाल लिया स्वयं सिद्ध करके, अब उसका प्रयोग हम अन्य समस्याओं को या फिर प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए तो कर ही सकते हैं उसका इस्तेमाल। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। यानी कि ए गलत है और बी सही है। दिए गए विकल्प में देखिए केवल बी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में शिक्षण और अधिगम में सुधार के लिए प्रत्येक स्कूल को नैदानिक सूचना, आंकड़ा एवं विकासात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए एक योग्यता दक्षता आधारित मूल्यांकन सफल की शुरुआत की गई है। तो हमसे सफल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो सफल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। अगला प्रश्न पूछा गया, श्रीमान जॉन ने गणित की कक्षा में प्रश्न पूछा कि 3/14 और 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यह उदाहरण किस प्रकार के प्रश्न का है? तो देखिए, इसके बीच में 4 नहीं बल्कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। यानी कि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि खुले सिरे वाला प्रश्न है। खुले सिरे वाला प्रश्न का मतलब क्या होता है? जिसके अनंत उत्तर हो सकते हैं। प्रत्येक बच्चे की संभावना उत्तर आने की अलग अलग हो सकती है। यानी प्रत्येक बच्चा अपने मौलिक विचार के हिसाब से अलग अलग उत्तर निकाल सकता है और सभी उत्तर अपने जगह पर सही भी होंगे, क्योंकि इसके अनंत उत्तर पॉसिबल हैं। इस वजह से ये किस प्रकार का प्रश्न है? खुले सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।